वेलकम टू पॉडकास्ट प्रणील, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आप बताइए। क्या आप डेथ के बारे में सोचते हैं? हमारा आज फर्स्ट एपिसोड है फर्स्ट पॉडकास्ट का। सो जस्ट टू टेल यू अ लिटिल बिट कि हम क्या करते हैं। तो मेरा बहुत टाइम से मन था कि हमें कोई भी इंस्पिरेशन स्टोरी ढूंढनी हो, कुछ भी करना हो, तो हमें बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। बॉलीवुड में एंटरप्रेन्योरशिप वर्ल्ड में हमारे पास लोकली इतना ज़्यादा टैलेंट है इंडिया में। हम लोकली अगर थोड़ा बहुत बातचीत करें लोगों से, तो दिस इज़ जस्ट एन अटेम्प्ट टू ब्रिंग योर स्टोरी टू द वर्ल्ड। ओके, सो बेसिकली मैं हूँ वैसे यमुना विहार का, एंड ओरिजिन मेरा है उत्तराखंड से। सो मेरा स्कूल था जेवियर्स। अब जेवियर्स की खासियत ये है कि हमारा म्यूज़िकली जेवियर्स बहुत स्ट्रॉन्ग चलता है। एक डीपीएस नोएडा और एक जेवियर्स में चलता रहता है वो कंपटीशन कि हाँ, अगर कोई जीतेगा तो इनमें से। ओके, दैट्स नाइस, बट आई वांट टू नो अ लिटिल बिट मोर अबाउट कि म्यूज़िक की जर्नी आपकी स्टार्ट कहाँ से हुई। तो यू मेंशन्ड कि जेवियर्स के अंदर ऐसा कल्चर है, बट थोड़ा सा और डिटेल में बताओ। सो मेरी म्यूज़िक जर्नी स्टार्ट हुई थी 4th में। मेरी क्लास में एक बच्चा था, लाइक वो था थोड़ा रईस टाइप का। तो वो सीखता था म्यूज़िक, वो बजाता था गिटार। तो उसकी देखा देखी में मेरे को लगा यार ये क्या बजा रहा है, ये कैसे कर रहा है, मुझे भी करना है। तो उसकी देखा देखी में लिया मैंने गिटार। पहले तो घर वाले हुए परेशान कि इसको आता नहीं है, क्या ही बच्चा शोर कर रहा है बस। फिर क्लास से लगवाई। क्लास मैंने मुश्किल से 1-1.5 साल ली होगी। उसमें भैया ने बस बेसिक सिखाए थे कि ये होती है कॉर्ड्स, ऐसे बजाते हैं, ये होती है प्रैक्टिस। उसके बाद से सेल्फ टॉट हूँ, सब कुछ करा। 4th में चालू हुआ। 4th से चलते चलते हमारे स्कूल में एक था क्वायर। तो हमारा जो स्कूल है उसमें 3 बिल्डिंग्स हैं। तो जब मैं उसमें था जूनियर बिल्डिंग में, तो एक क्वायर था हमारा। उसमें मैं 3 साल के लिए कंसिस्टेंटली मैं ही था एक गिटारिस्ट जो बजाता था। सर ने और किसी को नहीं लिया, जस्ट बिकॉज कि इसकी स्किल्स अच्छी थी। तो वहाँ से लगा कि हाँ चलो मैं इसमें कर सकता हूँ। 8th था ही। 8th में फिर थोड़ा ये हिप हॉप आने लगा, बढ़ने लगा। फिर वहाँ से देखा कि यार ये तो बढ़िया चीज़ है, हिप हॉप चालू करा। फिर क्या हुआ कि एकदम से ही 12वीं का जब बोर्ड्स आने लगे, तो बोर्ड्स के टाइम पे क्या हुआ, जो IIIT दिल्ली है वहाँ पे था कंपटीशन। एंड हमारा ये था कि हम पहले ऐसे थे स्कूल से जो स्कूल के होके कॉलेज में जाके वो करेंगे परफॉर्म। हमारी स्किल्स इतनी थी कि हम वहाँ के लिए क्वालिफाई कर चुके थे। That's fun. या एग्जैक्टली। बोर्ड्स हैं 1 महीने में, 1 महीना भी नहीं, लाइक 15-16 दिन में बोर्ड्स हैं। मैं वहाँ जाके कम्पीट कर रहा हूँ। मेरे घर वाले वो सो डिसअपॉइंटेड कि इसका क्या हाल होगा बोर्ड्स में। तो ऐसे ही चलता रहा। अब मेरी असली मोटिवेशन मेरे को हिप हॉप की जो थी वो मिली मुझे इसी कंपटीशन से। इस कंपटीशन में आई थॉट कि मेरा कुछ नहीं होगा ये वो, क्योंकि जो प्रीलिम्स थे उसमें 60 बंदों ने करना था कम्पीट ऑनलाइन। 60 से 20 होने थे सिलेक्ट जो वहाँ जाके करेंगे परफॉर्म। अब उनमें से मैं था। फिर निकलने थे टॉप 6 एंड देन टॉप 3 निकलने थे। ओके, मेरे को कुछ उम्मीद नहीं थी कि मैं वहाँ जाके कर लूँगा। वहाँ गया टॉप 3 था, सेकंड था मैं। काफ़ी नाइस। तो वहाँ से मुझे मिली मोटिवेशन कि हाँ इसमें हो सकता है मेरा। तो फिर वहाँ से करते गए, लोगों से मिलता रहा, मैं थोड़ा ग्रो करता रहा। तो माइंडसेट भी बढ़ा कि इतनी ये है, इतना ये है। तो वो चीज़ बहुत इफेक्ट करती है। काफ़ी नाइस। तो प्रणील, यू मेंशन्ड अबाउट हिप हॉप। Yep. तो एंड यू वर इंट्रोड्यूस्ड टू इट इन 8th क्लास। या तो फॉर आवर व्यूअर्स या फिर इन जनरल अगर आप बताना चाहिए कि व्हाट इज़ योर डेफिनेशन ऑफ हिप हॉप। हिप हॉप मेरे लिए ऐसी चीज़ है कि लाइक तुम अपनी बातों को कागज़ पे लिख के दुनिया को सुना सको। जैसे कितने लोग होते हैं, जैसे मैं हूँ, मैं मिडिल क्लास से हूँ, मैं म्यूज़िक कर रहा हूँ, तो हमारे स्ट्रगल्स रहते हैं। बहुत लोगों के होते हैं। लोग बहाने मारते हैं कि यार ये नहीं है, वो नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है। ठीक है, मेरे पे भी नहीं थे, आज है, मैं कर रहा हूँ। तो ऐसे ही चलता है कि लोगों को बस ये है कि एक क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि हिप हॉप की डेफिनेशन क्या? हाँ, मेरे डेफिनेशन यही है कि आप खुद की बातों को दुनिया को सुना सको अपने गानों के थ्रू। ये है हिप हॉप। नाइस, दैट्स डीप यार, दैट्स वेरी डीप। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो आई वांट टू नो अबाउट मोर अबाउट योर अभी इस स्टेज पे कि आपके क्या ड्रीम्स और पैशंस हैं। एक 19 ईयर ओल्ड 18 ओके, सो एक 18 ईयर ओल्ड के हु जस्ट गॉट इनटू कॉलेज, जस्ट टू कि हमारे अगर कोई बड़ा ऑडियंस में भी देख रहे हैं, एल्डर पीपल, सो व्हाट इज़ द ड्रीम्स एंड पैशंस हिप हॉप को लेके, लाइफ को लेके इन जनरल ऑफ अ 18 ईयर ओल्ड किड हु इज़ इनटू हिप हॉप? लाइफ को लेके तो अभी यही है कि अगले 3 सालों में आई वांट कि मेरा इसमें सेटल हो जाए, लाइक इन म्यूज़िक। मैं अर्निंग चालू कर दूँ, थोड़ा बहुत अपने घर वालों से थोड़ा ना लूँ, इंडिपेंडेंट वे में चालू कर दूँ। एंड अब मैं आपको बताता हूँ बात कि
मेरा ना लाइक घर पे पहले म्यूज़िक को नहीं करते थे इतना, बहुत काटते थे। बट जब मैंने इससे म्यूज़िक कोटा से लिया अपना कॉलेज DU में, तो पापा ने मुझसे एक बात बोली कि तू ये डिग्री ले ले एंड देन तू मास्टर्स कर ले, उसके बाद तेरे को बेशक 2 साल और देने हो सिर्फ म्यूज़िक को, तो तू दे लियो, पर अभी इतना कर ले। तो मेरा यही है कि अगले 3-4 सालों में अगर मैं कर गया इसमें तो फिर सेट है, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। और अगर नहीं कर पाया तो फिर देखो जहाँ तक जाएंगे। यहाँ पे ना मेरे को वो जाकिर भाई ने एक बात बोली थी, तो मैं ऐसे इंस्टाग्राम पे एक रील देखी थी, तो मेरे को याद आया कि माँ बाप ना तुम्हारे पैशंस के अगेंस्ट नहीं होते। हाँ बिल्कुल नहीं होते, माँ बाप बस तुम्हें गरीब नहीं देखना चाहते। नहीं ये बात आपकी बहुत सही है। लाइक मैं खुद मानता हूँ ये चीज़ कि अगर मेरे पापा ने भी मेरे को टोका है इन चीज़ों के लिए, तो ये नहीं कि मतलब कि वो मेरे को रोक रहे हैं इन चीज़ों से, वो बस मेरा एक सिक्योर फ्यूचर चाहते हैं। वो चीज़ तो है ही, वो लोग कभी रोकना नहीं चाहेंगे, वो अपने बच्चे को खुशी देखना चाहेंगे। Definitely. Let's move on to our next segment. So मैं जानना चाहता हूँ more about let's deep dive into your music journey. थोड़ा सा और डिटेल में और डेप्थ में जाएंगे पूरा। तो when was your first time you were introduced to rap? हिप हॉप में भी स्पेसिफिकली रैप। मेरा रैप सुनने का स्टार्टिंग हुआ था लाइक मेरे चाचा थे एक। मेरे चाचा लाइक बाहर से आए थे, वो साउथ अफ्रीका में काम करते थे। तो वहाँ से आए वो वहाँ से मेरे को उन्होंने इंट्रोड्यूस करा हिप हॉप के बारे में। तो वो सुनते थे गाने, बीगी, टूपाक, एमिनम, उनके चलते थे वहाँ पे। तो गाड़ी में वो मेरे को सुनाते थे, यार ये तो बढ़िया चीज़ है। फिर उन्होंने धीरे धीरे करके मेरे को उससे डिवाइन से करवाया इंट्रोड्यूस। फिर डिवाइन को सुना मैंने, आई वाज लाइक ये हिंदी में कर रहा है सेम चीज़। मेरा भी वहीं से लगा कि हाँ यार ये मैं कर सकता हूँ। फिर वहाँ से करने लगा। फिर 3 साल जब छोड़ा, वापसी आया, दोबारा करा, जैसे अभी बताया कि कॉम्पिटिशन्स वगैरह में। तो फिर वहाँ से देख के लोगों को लगा कि हाँ बहुत सारे हैं करने वाले, पर ठीक से कोई नहीं कर रहा। तो अगर इस भीड़ में अगर अलग से कर दिया कुछ और सही कर गया तो बन जाऊंगा कुछ ना कुछ। So I really want to learn, अगर आप हमारी ऑडियंस को भी जितना like explain it to them like they're 5-year-olds, और how A to Z, how music in your case, how specifically rap music is produced, पूरा A to Z आइडिएशन से। और फिर उसमें हम प्रोसेस के बारे में बाद में बात करेंगे, क्रिएटिव प्रोसेस के बारे में। बट जो पूरा प्रोडक्शन का स्टेज होता है वो कैसे होता है A to Z? सो प्रोडक्शन का स्टेज सबसे पहले चालू, अगर किसी पे लैपटॉप नहीं है, फ़ोन पे बैंड लैब है, लोग बैंड लैब पे बीट्स बनाते हैं देख देख के यूट्यूब से। ठीक है। अगर लैपटॉप है तो मेन चीज़ आपकी मेन प्रोडक्शन चालू होती है लैपटॉप के बाद। लैपटॉप है आप एक FL स्टूडियो है बहुत फेमस, उसको आप क्रैक करते हो, लैपटॉप में लगाते हो। और फिर वहाँ से उसमें जो वो होता है डिफ़ॉल्ट्स होते हैं, लोग उस पर हाथ पैर मारने लगते हैं। मैंने भी बहुत मारे हैं। उसमें हाई हैट्स, किक्स, स्नेयर्स वो होते हैं, उस पर लोग चलते रहते हैं, कुछ टट 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 ऐसे चलता रहता है वो। बट फिर यूट्यूब पे आप देखते हैं कि अच्छा इसको ऐसे कर सकते हो, पैटर्न्स बनते हैं। लाइक जैसे हिप हॉप इज़ ऑल अबाउट रिदम एंड पोइट्री, तो रिदम्स होती हैं, बीट्स होती हैं, आपकी बीट्स के भी अलग अलग होते हैं। टाइम स्टैम्प्स पे चलता है 4x4, 3x4 ऐसे चलती, जैसे आपका 4x4 होता है, टक 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 ऐसे चलती हैं। तो इस पे मोस्टली बीट्स बनती हैं। सो अब FL पे आ गए आपने एक बेसिक बीट बनाना सीख लिया। फिर आती है आपकी मेलोडीज़ की बारी। मेलोडीज़ के लिए बहुत सारे मिडीज़ होते हैं, आप लैपटॉप कीज़ भी यूज़ कर सकते हो। तो उस पर अलग अलग आप पियानो, गिटार वो सब डाल सकते हो। तो उस पर कुछ भी आप एक रिदम बनाई, मेलोडी बनाई, आपने वो लगा दिया। उसके बाद आपने उसी के ऊपर एक बीट बना दी, बेस ऐड कर दिए, 808s कहते हैं जिन्हें आजकल, 808s ऐड कर दिए। देन इसके बाद ये तो हो गई आपकी बीट मेकिंग की बातें, ठीक है। इसके बाद जब आप एक प्रॉपर रैप सॉन्ग बनाते हैं तो उसमें आपको चाहिए होते हैं वोकल्स। अब वोकल्स के लिए मिक्स मास्टरिंग बहुत ज़रूरी होती है। रॉ वोकल्स आप लगाएंगे तो वो क्वालिटी नहीं देते हैं। मिक्स मास्टरिंग के लिए आप कुछ मतलब बहुत सारी होती हैं चीज़ें। एक रिवर्ब हो गया आपका, जैसे आजकल जो लोग करते हैं आपका लो-फाई वगैरह में, तो वो ऐड कर देते हैं ऐसे। रिवर्ब हो गया, एको, ऑटो ट्यून, तो ये सब मिडी कंट्रोल्स होते हैं। मिडी कंट्रोल्स भी नहीं, ये एक टाइप से आपका मिडीज़ ही हो गए सारे। तो इसको डाल के लोग एक बना सकते हैं। एंड देन इसी में आप इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर आपको पियानो आता है, गिटार आता है, तो आप डायरेक्ट उससे भी रिकॉर्ड करके से लो-फाई, R&B बीट्स वो सब आप कर सकते हो। ठीक है। तो मैंने लिख लिया पहले, फिर मैंने बीट्स बना लिया। अब देन व्हाट? फिर पब्लिशिंग सीधा। लाइक आप पब्लिशिंग कर सकते हो। जैसे अगर आपकी बीट एकदम ही ओरिजिनल है तो एक है 1 RPM करके, आप उसमें जाके लॉगिन करिए, आप डालेंगे गाना, आपका 5-6 दिन में अप्रूव होकर गाना आपका ऑन एयर स्पॉटिफाई, यूट्यूब म्यूज़िक, एप्पल म्यूज़िक हर जगह पर आ जाएगा। पीपल जैसे
वो फ्री में कर देते हैं। जैसे यूट्यूब पे होता है फ्री फॉर प्रॉफिट बीट्स, ओके। सो इन फ्री फॉर प्रॉफिट बीट्स का क्या होता है, इनमें लोगों को खरीदनी पड़ती है अगर उनको यूज़ करना होता है एज इन प्लेटफॉर्म्स। गॉट इट। सो अगर आप वो नहीं खरीदते हो, आप पे वो राइट्स नहीं है, तो वो जो 1 RPM जैसे है साइट या फिर कोई सी भी साइट है तो वो रोक देती है। बट कुछ लोग होते हैं जो कि विदाउट द रिस्ट्रिक्शंस वो डाल देते हैं उन्हें। तो आप ऐसे लोगों को भी ढूंढ सकते हो पब्लिशिंग के लिए, या फिर सबसे बेस्ट वे जो होता है वो लाइक आप किसी की वो ले लो सब्सक्रिप्शन एंड देन आप डाल सकते हो इजीली। पब्लिशिंग में इतना ऐसे ही चलती है। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट। सो ये सेगमेंट हमारा सिमन सिमी का USP है, विच इज़ थिंक ओरिजिनल, थिंक सिमन सिमी। तो वी आर लाइक ट्राइंग टू प्रमोट क्रिएटिविटी, ओरिजिनलिटी, जिसमें हम आपके जैसे आर्टिस्ट से सबसे बात करते हैं और आपका वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड योर क्रिएटिव प्रोसेस कि हाउ टू प्रोड्यूस ओरिजिनल म्यूजिक, हाउ टू प्रोड्यूस ओरिजिनल कंटेंट, एंड देन वी टीच इट टू एवरीवन। क्योंकि यही आर्ट एंड बिजनेस का एक अमेलगमेशन हम क्रिएट करना चाहते हैं, और बेसिकली इन जनरल हम क्रिएटिविटी प्रमोट करना चाहते हैं टू एवरीवन, कि सब अपनी लाइफ में अगर थोड़ी सी भी क्रिएटिविटी लाएं तो वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस टू लिव इन। सो लेट्स स्टार्ट विद योर अब आप मेरे को जब आप लिखने बैठते हो तो वी विल ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट्स गोज बिहाइंड, बैकग्राउंड में क्या चलता है। बट आपका वो क्रिएटिव फ्लो स्टेट जो होता है, लाइक द zen state you achieve while कि आप एक ही दिन में जब पूरा गाना भी लोग लिख देते हैं, तो how it is for you, how do you achieve that creative flow state? ओके, सो पहली चीज़ अगर क्रिएटिव करना है कुछ, सबसे पहली चीज़ होती है कि डोंट फेक थिंग्स। आपने जो एक्सपीरियंस करा है, आपने झेला है, जो भी आपकी कहानी है वो आप अपनी उसमें लाओ। कुछ ऐसे, चलिए ठीक है, मैं मानता हूँ कि गाने आजकल ऐसे ही बनते हैं जो इस पे ऐसे ड्रीमी साइड जाते हैं ज़्यादा, कि इमेजिनरी सॉन्ग्स हो गए, ये हो गया, वो हो गया, वो ठीक है। बट अगर आपको क्रिएटिव बनना है, बी योरसेल्फ, डोंट फेक। एंड सबसे बड़ी चीज़ मतलब इस चीज़ के लिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए जब कोई आदमी जब क्रिएटिव के लिए जब जाना पड़ता है ना, तो बहुत सारी चीज़ों को ओवरकम करके एक आर्टिस्ट को आना पड़ता है। एंजाइटी होती है कि क्या ये सही से चलेगा नहीं चलेगा, ये प्रोजेक्ट कहीं फ्लॉप ना हो जाए। फिर ये सोच के भैया फिर डिप्रेशन आता है कि क्या मैं सामने वाले से अच्छा हूँ कि नहीं हूँ। वो चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट करती है कि ये चीज़ों को ओवरकम करके एक आर्टिस्ट आता है, वो गाना डालता है, ठीक है, वो उस पर रिव्यूज़ देखता है, फिर उसी हिसाब से वो आगे चलता रहता है। जैसे आर्टिस्ट बहुत सारे अपना एक जॉनरा पकड़ लेते हैं कि मैं लोफाई करूँगा या फिर मैं प्रॉपर हिप हॉप ही करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। सो अब देखिए, जब गाना लिखने बैठते हैं तो पहले तो आपको गाने के बारे में पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ के ऊपर लिख रहे हो, आपका टॉपिक क्या है, ठीक है। जैसे अगर आप कुछ इमोशनल लिख रहे हो, उसके पीछे की आपकी कहानी, अगर आप कुछ अपनी स्टोरी ला रहे हो तो आपने कैसा फील करा, वो लाना ही अपने आप में एक कला होती है कि आप उस इमोशन को गाने में ला रहे हो ताकि वो बाकी सबको लगे कि हाँ ये क्या गाना है। जैसे मैं मेरी बात करूँ, मेरे मोस्टली गाने 2 दिन में बन जाते हैं। एक दिन में बीट बनती है, एक दिन में लिखना और उसको रिकॉर्ड करना। और जब हम पहले नया कर रहे थे तो उस टाइम पे हमारा भी थोड़ा बहुत बीफ कल्चर में था कि यार हम भी करेंगे थोड़ा बहुत। तो अब उस टाइम पे नए बच्चे थे, क्या ही बोलते, तो हमने नया चालू कर दिया ऐसे ही। तो एक ने करा मेरे को कि मतलब ऐसे बोल के रिप्लाई करा, तो मुझे उसको रिप्लाई करना था कि यार मुझे करना है ये रिप्लाई, मेरे को देनी है ये चीज़, इसने ईगो हर्ट करी है मेरे, वो मेल ईगो आ जाती है ना जब एक बीच में, तो मुझे वो करना था। अब घर में था फंक्शन, शादी का फंक्शन, मेरे पे टाइम नहीं था, मैं क्या करूं, मैंने 4 घंटे में वो गाना बना के डाल दिया। अच्छा, आई थॉट नहीं तो शादी के फंक्शन में बीच में जाके नहीं, शादी के लेजेंड वो लाइक मैंने रात को 11 बजे किया होगा चालू, 2 बजे भाई खत्म करके डाल दिया। अब तू बोल क्या बोलना है। और उसके बाद वो कुछ नहीं बोला, उसके बाद फिर हाँ माइक ड्रॉप, वो कुछ नहीं बोल पाया फिर। तो यही चीज़ है, बंदों मतलब पीपल टू पीपल ये चीज़ वेरी करती है कि आप कैसे लिखते हो, आपका क्या स्टाइल है। ये चीज़ भी होती है कि आपको अपना स्टाइल ढूंढना पड़ता है। अगर आपको पता ही नहीं कि आप क्या हो, आपको किस चीज़ पे लिखना है, तो आपका लिख के फ़ायदा नहीं है। ये चीज़ ठीक है। सो आई वांट टू ऐड थोड़ा सा इसी का एक फॉलो अप क्वेश्चन है ये, कि जब आप लिखने बैठते हो, आई थिंक कि वी ऑल हैव स्टोरीज टू टेल। ये मेरा थोड़ा सा पर्सनल बिलीफ है कि सबके पास है, बस कुछ के पास वो कला होती है उसको लिखने की, और लोग उसको सुने। बट वही अगर हम कला को थोड़ा सा और डीप डाइव जाके उसमें करें और डेप्थ में बात करें, तो वो जो प्रोसेस है टू ब्रिंग बैक एवरीथिंग दैट वी नो, जैसे मान लो आपके कोई पास्ट की स्टोरी है और उसको प्रेजेंट में लाके उसको लिखना,
और उसको ऐसे लिखना कि लोगों को आए। तो उसके बारे में इफ़ यू वांट टू टेल कि अगर ऑडियंस में से कोई इंस्पायर होना चाहे आपसे, या कोई छोटा बच्चा या इनफैक्ट कॉलेज के किड्स भी जो अपनी रैप जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो क्रिएटिव पीक स्टेट पहुंचने के लिए उनको ऐसा क्या करना चाहिए? आर देयर एनी एक्सरसाइजेस, आर देयर एनी, क्या बैकग्राउंड में ऐसे म्यूज़िक सुनते हो, नेचर के साथ रहते हो, या फिर व्हाट इज़ योर टेक्निक? ऐसी कोई टेक्निक नहीं है स्पेसिफिकली, बट मतलब ये चीज़ें हम अलग चीज़ों में करते हैं। जैसे आपने बोला ना कि प्रैक्टिसेस, तो एक टाइप होता है फ्री स्टाइल रैपिंग। ओके। उसमें वो प्रैक्टिस लगती है कि आप कोई भी बीट चला रहे हो और उस पर आप खुद से कुछ भी बना के ऑन स्पॉट कर रहे हो, वो अलग चीज़ हो गई। बट अगर आप स्टार्ट कर रहे हो लिखने के लिए, आपको उस चीज़ के लिए चाहिए, तो यही है कि मतलब आप लिखना चालू करिए। पहले स्टार्टिंग में सबका होता है कि वर्ड्स ऐसे मीटर में नहीं आते, ऑफ बीट हो जाते हैं लोग, मतलब ठीक से नहीं कर पाते। वो टाइम टू टाइम वो होता रहता है, ठीक है। तो आप ये ऐसे करेंगे स्टार्ट, तो ये दिक्कत तो आएगी कि आप ऑफ बीट हो रहे हैं, आपकी सांस अटक रही है वगैरह वगैरह, ये सब होगा ही आपके साथ। बट देन जहाँ से बात आई लिखने की, तो वही चीज़, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरे मोस्टली सॉन्ग्स मेरे मूड पे होते हैं डिपेंड, मेरा क्या चल रहा है क्या नहीं। सो बेसिकली अभी स्कूल से निकल के कॉलेज के बीच में मेरे साथ जो चीज़ें हुई वो मेरे 2 गानों में है, एक मेल्डिटा और एक तू करके है, वो स्पॉटिफाई पर हैं दोनों गाने। वो मेरी उस टाइम की जर्नी बताते हैं पूरी, कि उस टाइम मेरे मन में क्या चल रहा था, क्या मतलब मेरे आसपास क्या चल रहा है, घर में क्या चल रहा है, वो सब उन गानों में है। सो अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो कि आप चाहो कि लोग आपसे इमोशनली फील करें, कनेक्ट हों आपसे, अपने बारे में बताओ, अपनी फीलिंग बताओ। अगर आप कोई पास्ट की स्टोरी ला रहे हो, तो आप जितना लिखोगे आपका उतना एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा कि हाँ मैं इस वर्ड को ऐसे ट्विस्ट करके यहाँ डाल सकता हूँ। वो आपको मीटर में बिठाना पड़ेगा खुद। ऐसे करते करते आप बहुत बढ़िया कर सकते हैं। बाय द वे, कांग्रेचुलेशंस, आपका न्यू सॉन्ग। अरे न्यू सॉन्ग, या न्यू सॉन्ग रिलीज। डू यू वांट टू टेल एनीथिंग अबाउट दैट? गाने का नाम है वंडरवॉल। वंडरवॉल बेसिकली वंडरवॉल बेसिकली समवन जिसके बारे में आप सोचते हो या फिर आप उसके जैसा बनना चाहते हो। सो मेरी जर्नी जब चल रही थी, तो हमने बहुत जगह वो करा, कम्पीट करा। तो मेरे जूनियर्स जो थे, जो बाकी स्कूलों से, तो सब मेरे को लाइक ऐसे करते थे मैसेज कि भैया आप इंस्पिरेशन हो, ये वो वगैरह वगैरह। एंड मेरे को समझ में नहीं आता था क्यों। तो मैं रीज़न पूछ लिया मैंने एक बारी एक से कि मैं कहता है क्यों लगता है कि मैं तेरा इंस्पिरेशन हूँ। सो ही टोल्ड मी कि भाई जिस हिसाब से तू करता है ना, कि मतलब तूने कॉलेज भी अपना इससे लिया म्यूज़िक से, ठीक है, तुम कॉम्पिटिशन्स भाई तुम जीत भी रहे हो सारे, ऐसा भी नहीं कि हम हार रहे हैं कहीं पे, सब जीते हैं। सो वहीं से चालू हो जाता है। तो वंडरवॉल इज समवन की जिसके बारे में तुम देखो तो तुम्हें लगे मुझे इसके जैसा बनना है। सो आई वांट टू शो पीपल कि हाँ तुम सही बंदे को एडमायर कर रहे हो, तुम आइडलाइज सही बंदे को कर रहे हो। That's मैंने great, इस चक्कर में मैंने गाना डाला। That's great. Yeah. Respect. ठीक है। सो मूविंग ऑन, जो एक मेरा पर्सनल ऐसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे, इज़ अबाउट कि जब भी हम कुछ नया प्रोड्यूस करने जाते हैं, इनफैक्ट एक स्टार्टअप में भी सबसे ज़्यादा डर ये लगता है कि यार हम किसी को कॉपी तो नहीं कर रहे। हाँ। एंड मेरे को लगता है जो सबसे जेन्युइन आर्टिस्ट होते हैं वो सबसे ज़्यादा इसके बारे में उनको और डर लगता है। मैंने कुछ लोगों से बात करा, उन्होंने भी बताया कि हम प्लेजराइज तो नहीं कर रहे किसी को, क्योंकि आज की दुनिया में देयर इज़ सो मच कंटेंट, एवरीवन इज़ प्रोड्यूसिंग, यू नो, लाइक पहले के टाइम से काफ़ी ज़्यादा ईजी एक्सेस है अब प्रोड्यूस करने का। सो व्हाट डू यू थिंक कि आप ये कैसे इंश्योर करते हो कि आप प्लेजराइज नहीं कर रहे, नॉट जस्ट टू द लेवल कि बस उसको फैक्ट चेक कर लिया बाद में, बट इवन योर थॉट्स एंड योर कन्विक्शंस या ये सब? और डू यू थिंक कि आज की डेट में 100% ओरिजिनल कुछ नहीं है, इट इज़ मे बी अ फ्रैक्शन और लाइक अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स, कि अगर 100 लोगों से मैं इंस्पायर होकर अपना एक ओरिजिनल प्रोड्यूस कर रहा हूँ? ओरिजिनल देखो 100% तो कुछ नहीं है आज के टाइम में, सही बताऊँ तो, क्योंकि हिप हॉप बीट्स मोस्टली जो बनती है ना, सैम्पल्स आपके हैं ऑनलाइन, ठीक है, आपके हिट हैट्स हो गए, आपके स्नेयर्स, ड्रम्स, किक्स, 808s, आप कुछ भी ले लो, सब कुछ ऑनलाइन है। एक वेबसाइट है करके, ऐसे लूपरमैन करके, उस पर आपको सारे आपके रिदम्स मिल जाएंगे, गिटार्स, जो इंस्ट्रूमेंट आप बोलो उस पर आपको मिल जाएगा। लोग वहाँ से लेते हैं, डालते हैं, अपना बनाते हैं। मैंने मेल्डिटा एक जो मैंने डाला है गाना जो बता रहा हूँ मैं आपको, सेम रिदम सीधे मौत ने भी एक गाने में लगाई है। एग्जैक्टली सेम रिदम सीधे मौत। एंड आई वोंट ब्रैग अबाउट इट, मेरे को 2-3 बंदों ने कहा है कि तेरा वाला सीधे मौत से अच्छा था वो गाना, लाइक बात ऐसी घर जैसी है उसका नाम। एंड मेरा और उसके सेम है रिदम, सेम ड्रम, सब कुछ सेम होगा ऑलमोस्ट, एंड ऐसे चलता है। तो मतलब ओरिजिनल तो 100% कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। एंड जब मेरे को पता चला सीधे मौत, और लाइक नहीं,
वो चीज़ मेरे को भी थोड़ी लगी थी। So that brings us to the end of this segment, not the podcast. Okay. End of just this segment. I want to ask you is कि for every creative person, I think एक time आता है जब you have to actually sit down and produce content. हाँ. But एक creative block आ जाता है कई बार, writer's block, creative block, जिसमें you fix ऐसा लगता है कि you have hit something, ऐसे truck जैसे ठुक जाता है, बिल्कुल। and you don't know where to go. So has it ever happened with you? And if yes, how do you deal with that? ये मेरे साथ एक बार ही हुआ था कि मेरे को गाना बनाना था, बट मेरे को समझ नहीं आया मैं इसको स्टार्ट कहाँ से करूँ। सो मेरा तो ये है कि मेरे को कुछ नहीं करना, मैं आराम से बैठूँ, बाकियों के गाने सुनता हूँ, मैं देखता हूँ कि क्या क्या चल रहा है बाहर। लाइक जब मेरे को लगता है कि मेरे से नहीं बन रहा, मैं नए नए आर्टिस्ट को वो करता हूँ फाइंड आउट कि अच्छा ये ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है। वहाँ से एक मोटिवेशन मिलती है, एक क्लब होता है ना, एक कंपटीशन वाली साइड से कि हाँ यार ये कर रहा है, ये कर रहा है, इसके इतने व्यूज़ आ रहे हैं, स्ट्रीम्स आ रहे हैं, अगर मैं ऐसा करूँ तो क्या हो सकता है। तो वहाँ से बैठ के लाइक ये नहीं बोलूँगा कि बैठ जाओ खाली कुछ मत करो, कुछ टाइम बाद अपने आप लिखते रहना, ये नहीं। आपको फाइंड आउट करना पड़ता है कि आपको वो राइटर्स ब्लॉक क्यों है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा क्या लिखना है तो क्यों नहीं समझ आ रहा आपको, ये चीज़ आपको फाइंड आउट करनी पड़ती है खुद। तो घूमो, देखो बाहर क्या चल रहा है, उससे मिल जाएगा आपको जवाब। That's interesting. You mentioned कि आपको find out करने के creative block क्यों है? हाँ. Do you want to elaborate on that? या मतलब जैसे मेरे पॉइंट पे था कि मेरे को एक जॉनरा पे बनाना था, Okay. बट मेरे को उस जॉनरा के बारे में है ही नहीं, नॉलेज ही नहीं है कि मैं क्या लिखूँ उसके ऊपर। लाइक इफ आई एम राइटिंग अबाउट R&B हिप हॉप, सो मुझे पहले पता होना चाहिए कि R&B है क्या। R&B बेसिकली आपका ये होता है रिदम्स एंड ब्लूज, जैज़ी म्यूजिक जो होता है, क्या कर रहे हैं, मुझे एक आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ से फिर हम अपना खुद का स्टार्ट कर सकते हैं एक ओरिजिनल टाइप में। चलो that's like the end of the segment. Now let's move forward. तो अब हम जाएंगे to know about a little bit more beyond music and a little bit more deeper into your thoughts, your personality कि who is Praneeth. ठीक है। So अब हम बात करते हैं ऐसे आज तक का, अभी के पॉडकास्ट का मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन कि जब आप लिखते हो चीज़ें तो एज यू मेंशन्ड अर्लियर ऑल्सो कि लोग अपनी स्टोरीज यूज़ करते हैं, लोग अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस यूज़ करते हैं, बट कई बार वो शेयर करना भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और उसको एक्चुअली टू ब्रिंग समथिंग मे बी हार्मफुल, मे बी समथिंग पेनफुल एंड टू क्रिएट आर्ट आउट ऑफ दैट। तो आई गेस दैट्स वैसे दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट ऑल्सो। बट इफ़ यू वांट टू से समथिंग ऑन दिस। देखिए ये बात तो है कि लाइक कुछ इंसिडेंट्स होते हैं लोगों की लाइफ में कि उनको बता पाना मुश्किल होता है, बट जो उस चीज़ को ब्यूटीफुली बता दिया कि यार ऐसे हुआ था ये वो एक मिसाल बन जाता है कि यार इस बंदे ने अपनी लाइफ की इतनी ड्रास्टिक चीज़ एक गाने के थ्रू बाहर निकाली है। लाइक और ऐसा नहीं कि बस उसी के साथ हुआ होगा, औरों के साथ भी हुआ होगा, तो जो वो सुन रहे होंगे वो कनेक्ट करेंगे। वो एक इमोशनल कॉर्नर बना देता है कि यार ये आर्टिस्ट है। एक आर्टिस्ट है करके बेला हिप हॉप में, ओके, वो भी ऐसा ही है थोड़ा कि लाइक मिडिल क्लास, पापा से बात नहीं होती, घर से निकाल दिया वगैरह वगैरह ये तो उसके ऊपर वो गाने बनाता है। एंड वो चीज़ बहुत लोगों को इंस्पायर करती है कि यार ये चीज़ ये बंदा खुद कुछ नहीं था, इतना खुद के दम पर आ गया, तो वो चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है। कभी निकाला है घर से? एक बार ही निकाल दिया था। बेसिकली क्या था कि नेक्स्ट डे साइंस का एग्ज़ाम था, 7th की बात है। ओके, नेक्स्ट डे साइंस का एग्ज़ाम था, कॉपी नहीं बन रही थी मेरी। पापा आए, अरे बाहर घर निकल। अब मेरे को भी कुछ समझ नहीं आया, उस टाइम पे बच्चा था, मैं चलता चलता निकल लिया पता नहीं कहाँ पे। फिर पापा आए, पीछे से आए पापा, बोला कहाँ जा रहा है, मैं कहा पता नहीं, तो चल कर। तो ऐसे हुआ। अब कैसा रिलेशनशिप है पापा के साथ? पापा के साथ अच्छा रिलेशनशिप है, साथ में जिम जाते हैं। अरे लगता नहीं है जाता हूँ, बट नहीं, बट दैट्स ऐसे आइडियल। पापा के साथ जिम, हाँ, बेटर देन जिम ब्रोस। एग्जैक्टली, वो बॉन्ड है कि भाई तुम पापा के साथ जा रहे हो जिम। मतलब ऐसे मोमेंट्स जो है तुम चेरिश करते हो। हाँ, जब ऐसे मेरे को भी याद है ऐसे पापा के साथ कभी कुछ ऐसे फिजिकल एक्टिविटी कर ली, तो ऐसे दैट्स लाइक ऐसे पीक पापा मोमेंट। ये बात, अगर बॉन्ड खराब भी है पापा के साथ तो टाइम के साथ ही अगर बातचीत कर रहे हो आप लोग, टाइम के साथ वो ठीक होता रहेगा। टाइम हील्स एवरीथिंग। या ठीक है, आप ऐसा कोई अपना सॉन्ग या अपने कोई रैप के बारे में बताना चाहते हो जिसमें आपको लगता है कि यू हैव बीन द मोस्ट वल्नरेबल आउट देयर? वल्नरेबल मतलब कि यार इसमें तो अपना ना, मैंने अपना बहुत ऐसे बोल गया टिल नाउ, अभी तक। हो सकता है वो सॉन्ग अभी आना बाकी है, बट अभी तक लाइक मेरा एक गाना है, मेरी एक वो आई थी EP, उसका नाम था मूड स्विंग्स। तो उसमें एक गाना था, मेरे को ध्यान नहीं है अभी, तो वो सेकंड सॉन्ग था गाने का, उसका EP का। सो वो लाइक मेरे को लग रहा था ये तो चलेगा ही नहीं बिल्कुल भी। एंड आज मैं देख रहा हूँ उस पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ है, लाइक उस पर
लाइक उस पर 1000 कुछ क्रॉस होने वाला है अभी, और वो एक ही गाना है सिंगल मेरा जो अब तक इतना फटा है, वो सबसे लीस्ट एक्सपेक्टेड था मेरा। और जो मैं सोचता हूँ कि यार ये चलेगा, उस पर व्यूज़ ही नहीं आते, वो चलता ही नहीं कभी, क्या ही कर सकते हैं उसको। डू यू थिंक क्योंकि उसमें आप सबसे ज़्यादा वल्नरेबल थे इसलिए वो सबसे हिट है? या आई गेस लाइक दैट वाज सम लोफाई, सो लोफाई लोग सुनते हैं। या सो वही है कि जॉनरा जो चल रहा है, मतलब अभी डेट के टाइम पे जो जॉनरा चल रहा है आपका वही चलेगा। टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, फिर उसी के हिसाब से लोग बनाते रहते हैं। डू यू वांट टू टॉक अबाउट दैट सॉन्ग इन स्पेसिफिक कि व्हाट दैट यू, उसमें आपने किस टॉपिक्स के बारे में बात करा? स्विंग्स जो ईपी थी मेरी, स्ट्रगल्स थे आपके? वो स्ट्रगल्स के ऊपर तो नहीं था वैसे उतना, लाइक मूड स्विंग्स ईपी जो थी उसमें बेसिकली 4 मूड के ऊपर था वो गाना। एक लवर बॉय, एक डिप्रेस्ड, एक फ्रस्ट्रेटेड टाइप, थोड़ा हिप हॉप में प्रॉपर, तो वो सब था उसमें। तो वो गाना वाज काइंड ऑफ अ लव सॉन्ग ही, तो ऐसे ही चल रहा था। हार्ट ब्रेक नहीं, लाइक जब आप किसी पहली लड़की से मिलते हो और आपको लगता है कि यार ये है भाई, ये है मेरी, तो वो चीज़, उस चीज़ के ऊपर। Have you ever been into any serious relationship if you want to talk about that? I've never been in a relationship. ऐसे हार्ट ब्रेक वाला, ऐसे वन साइडेड मेजर? नहीं, डेफिनेटली नो। बट गाने ऐसे लिखे हैं कि हाँ आपको रुला दे ये चीज़ तो है। लाइक मेरा जो गाना है तू, ओके, वो लेजिट मैंने एक लड़की को सुनाया था एंड उसने मुझसे खुद पूछा कि भाई कौन है, इतना दुख क्यों है। सो विदाउट, ये एक इमेजिनरी होता है स्टेट आपका कि आप बिना उस चीज़ में रह के अगर आप उस इमोशन को ढाल लो कि हाँ यार मैं ये कर सकता हूँ ऐसे, तो अब उस चीज़ का आप 100% निकाल सकते हो बहुत ईजिली। ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो मेरे ख्याल से एक क्रिएटिव टेक्निक होगी। क्रिएटिव टेक्निक क्या कि आप इमेजिन करते हो, माइंडसेट की बात है सारी। जो आप जो इमेजिन कर रहे हो, अगर आपको उस चीज़ के बारे में नहीं पता, आपको उस चीज़ के इमोशंस नहीं है, फील करो उस चीज़ में, अपने आप को ढालो, बन जाएगा। That's interesting, that's very deep. ऐसे lot to think of. Yeah. ऐसे मोमेंट पे मन करता है कि ऐसे बंदा पॉज ले, सोचे एक बार को कि क्या बोल रहे हैं। डेफिनेटली आपका पर्सनल आज तक का, इट मे नॉट बी ऐसे कमर्शियली हिट, बट आपका पर्सनल आज तक का अपना टॉप फेवरेट ऐसा सॉन्ग क्यों है? तू ही है। दैट सॉन्ग इज़ माई फेवरेट। लाइक मेरे को लगता है कि वो बेशक मैंने स्टार्टिंग में बनाया हो, बट उसमें मेरा सब कुछ था कि भाई ये गाना मैंने पूरी जान से बनाया। उस चीज़ के अलावा मुझे लाइक मेरे बाकी गानों में उससे बेटर होगा, लिरिसिज्म वगैरह, फ्लोज वगैरह सब होगा, बट उसमें जो फील है गाने की वो उसी में रहेगी, वो उसके बाद नहीं बनी कभी। एक सीरीज है सेक्स एजुकेशन करके, आपने देखा? नहीं देखी मैंने। तो इट्स इंग्लिश ऐसे रोम कॉम सा है, काफ़ी नेटफ्लिक्स पे है। सो उसके अंदर जो लेटेस्ट सीजन में जो उसकी मेन प्रोटैगनिस्ट है, शी इज़ ऑल्सो राइटर, शी इज़ ट्राइंग टू राइट अ नॉवल। तो शी सेज कि वो एक अपने मेंटोर से बात कर रही होती है और उसका मेंटोर अपनी बुक का रिव्यू मांग रहा होता है उनसे। तो शी सेज अ डायलॉग और वो मैंने ऐसे रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। आई एम वेरी सॉरी अगर मैं उसको मिसफ्रेम कर दूँ, बट इट बेसिकली सेज कि अपने मेंटोर को बोलती है कि ये वाली बुक आपने जब स्टार्टिंग में लिखी थी तो यू ऐसे डिडंट गिव अ फक अबाउट एनीथिंग कि लोग क्या सोचते हैं, इट वाज, और उसमें लास्ट में बोलते हैं इट वाज ऑल हार्ट। तो मेरे को वो वाली लाइन ऐसे बहुत प्यारी लगती है कि आज की डेट में हम शायद थोड़ा सा सोच में पड़ जाते हैं और बहुत लोग इस वजह से चीज़ें करते भी नहीं हैं। दे हैव अ थोड़ा सा इनहिबिशन कि लोग क्या बोलेंगे, कैमरा कॉन्शियसनेस, बॉडी इमेज इश्यूज, इंस्टाग्राम, एवरीथिंग सब तो है ही। मतलब लोग क्या सोचेंगे ये तो पड़ता है फ़र्क। जैसे मैं आपको बताता हूँ ना, मैंने जब डालना चालू करा था ऐसे स्पॉटिफाई एंड यूट्यूब पे, मेरा सबसे बड़ा फेयर था कि मेरे घर वाले ना देख लें ये चीज़ें, बिकॉज उनमें थोड़ी बहुत थी चीज़ें कि उनके बारे में भी है, वैसे भी बोली है मैंने। बट द थिंग वाज कि जब उन्होंने सुना थोड़े टाइम तक, हाँ थोड़ा मतलब वैसे लिया कि ऐसे मजाक में लिया, बट थोड़े टाइम बाद लाइक अभी आज के टाइम पे मेरे घर वाले सब मेरे गाने सुनते हैं, मम्मी पापा दोनों चैनल पे सब्सक्राइब हैं, तो मेरे को कोई दिक्कत भी नहीं है। ये चीज़ मतलब एक टाइम बाद ना आपको लगता है कि यार लोग सोचेंगे उससे मुझे क्या, मुझे करनी है ये चीज़, इसमें मेरा लगेगा, उनका कुछ नहीं लग रहा। वो आएंगे लिखेंगे कुछ ना कुछ बोल के निकल जाएंगे, वो आपको इफेक्ट करेगा बाद में। अपने लिए कर रहे हो आप, दूसरों के लिए नहीं कर रहे। दैट्स वेरी ट्रू। यार एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछना मेरे को आपसे कि अगर जैसे फैमिली कई बार सपोर्ट नहीं करती है, तो डज दैट एवर डिसहार्टन यू, या फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि यार ऐसा क्यों है, डू यू ब्लेम एनीवन, और फिर उससे शायद फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट्स भी आ सकते हैं थोड़े से, एटलीस्ट फॉर द यंगर ऑडियंस जो म्यूज़िक परस्यू करना चाहती है, बट कई बार सपोर्ट नहीं मिलता, और अगर मिलता भी है तो शायद इतना एंथुजियाज्म ना हो उसको लेके। डू यू थिंक कि जनरेशन गैप की वजह से हो सकता है, या एनी थिंक
जनरेशन गैप भी है, प्लस ये पॉइंट तो है ही कि मतलब अगर आपको सपोर्ट नहीं मिलता तो लगता है कि यार मैं क्यों ही कर रहा हूँ, फिर ये चीज़ सबके मन में आती है। अगर आपको सपोर्ट नहीं भी मिल रहा तो वो मतलब आप सिर्फ अपने POV से देखते हैं कि यार ये मुझे नहीं करने दे रहे। आप पेरेंट्स के उससे भी तो देखिए ना कि वो तो आपका सेफ साइड चाहते हैं ना, तो ऐसे आप करते हैं। तो फिर इसी में अगर बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, जैसे मेरा आपने कहा कि ऐसे फाइनेंशियली तो देखिए मैं सही बताऊं तो कोई दिक्कत ऐसी आई नहीं। मेरे पेरेंट्स ऐसे नहीं थे कि कुछ ऐसे रोक टोक करें, तो वो बहुत अच्छे थे। मेरा बीच में हुआ था कि लाइक जैसे नंबर नहीं आते थे, तो जैसे अभी इसका था एक कंपटीशन हुआ था ऑल ओवर इंडिया, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, वो मेरी लाइफ का अचीवमेंट है, मैं नाम भूल गया उसका, बट वो लेट्स ग्रो इंडिया। तो इट वाज बेसिकली अ टैलेंट शो, ठीक है। तो उसमें पहले दिल्ली में हुआ कॉम्पिटिशंस, मेरे को ऐसे नहीं तू नहीं जाएगा, तू पढ़ाई कर, तेरा CUET है ये वो, बिकॉज मेरे बोर्ड्स में नंबर अच्छे नहीं आए थे बिल्कुल भी। तो उस चीज़ पे रुकाई करी। फिर जब डेट आया ना कि इस दिन है, मेरे को मम्मी ने आके कहा कि नहीं तू चला जाए, काम कर तू जा, क्योंकि उनके मन में भी है कहीं ना कहीं कि हाँ मैं कर लूँगा इसमें। तो ऐसे हुआ, अब वहाँ जाके करा, अब दिल्ली से मैं हो गया सिलेक्ट। फिर मैंने करा ऑल ओवर इंडिया का जोनल्स किया मैंने, फिर जोनल्स में नहीं हुआ तो उस टाइम थोड़ा लगा कि हाँ चलो कोई नहीं, बट ऐसे ही चलता रहा। अब जैसे CUET में भी नंबर अच्छे खासे नहीं आए मेरे, बिल्कुल नहीं आए। जिस दिन मैं गया था इसका करने उसी दिन आ गया रिजल्ट तो नंबर अच्छे नहीं आए थे मेरे बिल्कुल भी। तो उसमें भी फिर बाद में ये था कि चाहते तो जैसे मेरा एक प्राइवेट में आ चुका था नाम ऑलरेडी, तो चाहते तो मेरे को प्राइवेट में डाल सकते थे, बट उनको ये भरोसा था कि ये म्यूज़िक कोटा से क्या पता निकाल ले। वो चाहते मुझे रोक सकते थे कि नहीं तू इसके वो नहीं देगा, ट्रायल्स नहीं देगा वगैरह वगैरह, उन्होंने रोका नहीं, उन्होंने करने दिया। सो इट्स ऑल अबाउट तुम्हारा बॉन्ड कैसा है। अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुमको जानते हैं कि हाँ ये सही कर रहा है, उनके मन में अगर ये है कि तू सही कर रहा है, तो वो नहीं रोकेंगे कभी भी। अगर उनको कहीं से भी लगेगा नहीं यार कि नहीं ये शायद से कुछ और अच्छा हो सकता है इसका, ये इसी में क्यों लगा पड़ा है, तो फिर तो वो बोलेंगे। आपको बस प्रूफ करना है खुद को कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। जिस दिन आपने प्रूफ कर दिया आपकी रोक टोक खत्म हो जाएगी। वही मेरे को भी ये लगता है कि जो आपके पेरेंट्स हैं इन मोस्ट केसेस ऐसे दे वांट द बेस्ट फॉर यू, और वो कभी भी ऐसे बस दे वांट टू सी यू हैप्पी डूइंग व्हाट यू वांट। लाइक मैंने ये सुनी थी वैसे एक बात, मेरे पापा और मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करते वैसे तो, ठीक है, बट द थिंग वाज कि जब मेरे नंबर नहीं आ रहे थे, कॉलेज नहीं मिल रहा था, लाइक मेरी फर्स्ट सेकंड लिस्ट में नहीं आया कॉलेज, बिकॉज हमारी जो होती है ऐसे कोटा वालों की थर्ड लिस्ट निकलती है, तो फर्स्ट सेकंड में नहीं आया नाम। पापा वॉज फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है, बट ऐसी बातचीत चल रही थी। अब मैं भी, मेरा उस टाइम पे चल रहा था बहुत तगड़ा वाला डिप्रेशन कि भैया मैं एक ही रूम में बैठा हुआ हूँ, बस कुछ नहीं कर रहा, पढ़ रहा हूँ सुबह से शाम तक, और जब CUET हुआ बस गिटार बजा रहा हूँ, ये वो प्रैक्टिस कर रहा हूँ वगैरह वगैरह, ऐसे चलता रहा। तो लाइक मेरे घर पे आते थे मौसी नानी वगैरह, तो एवरीबडी न्यू कि मेरी और मेरे पापा की बात नहीं हो रही, ठीक है, और ऐसे ही था। तो जब हुआ ना लाइक मेरा सब हो गया अच्छे से, मैं खुश था। एक दिन गया नानी के, तो मेरी नानी ने कहा कि मेरे पापा ने कही थी ये बात कि हाँ उसका कॉलेज सब सही चल रहा है, आदि खुश है। लाइक मेरे को घर, जैसे घर में मेरे को बोलते हैं आदि, तो कहते हैं कि आदि अब खुश है। तो मेरे को लगता है कि यार मैं गलत सोचता हूँ, लाइक जितना मैं सोचता हूँ कि यार नहीं, अगर मैं उनके POV से देखूँ ना, उनको मेरे अलावा, मेरी खुशियों से अलावा उनको कुछ नहीं चाहिए। दैट्स मैच्योरिटी यार। मेरे को लगता है कि मोस्ट ऑफ कॉलेज गोइंग बच्चों में इतनी मैच्योरिटी नहीं होती। उनको लगता है कि बस मैं ही हूँ जो आजकल के बच्चे आ रहे हैं कि नहीं भाई मैं करूँगा, ये करूँगा, नहीं होगा। जब तक आप हम्बल डाउन नहीं होगे ना, आप ग्रो नहीं कर पाओगे कभी भी। डेफिनेटली। और एक वो भी है, मतलब देयर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरी कि जब आप स्टार्ट करते हो कोई भी चीज़, तो कोई भी आप लर्न करना, कोई स्किल या इन जनरल यू स्टार्ट अबाउट लाइफ, तो आप यहाँ से स्टार्ट करते हो, आप थोड़ी सी मेहनत करते हो, आपको लगता है कि मेरे को सब कुछ आता है, फिर आप और सीखते हो, देन यू गो हियर कि यार देयर इज़ अ लॉट टू लर्न और मेरे को लाइफ में कुछ नहीं पता, और वहाँ से फिर तुम्हारी एक्चुअल ग्रोथ स्टार्ट होती है। हम्बल तो होना पड़ता है। अगर आप शुरुआत में लग जाओगे नहीं भाई मुझे सब आता है, देयर इज़ ऑलवेज स्पेस फॉर ग्रोथ। अगर आपके पास वो है ही नहीं कि नहीं भाई मुझे सब आता है, ग्रोथ नहीं कर पाओगे कभी भी, बिल्कुल नहीं। That's very interesting and very important for everyone to be humble. ठीक है, so Pranil, as we are moving towards the end of the podcast, so I want to ask कि अब आगे के क्या plans हैं म्यूज़िक को लेके? म्यूज़िक को लेके भी ये प्लान्स है कि अभी एक बैंड रिक्रिएट करा है मैंने। अच्छा, nice. बेसिकली मेरा एक स्कूल टाइम पे बैंड था, हाउस ऑफ द फॉलन्स नाम था उसका। हाउस ऑफ द फॉलन्स हाउस ऑफ द फॉलन्स नाम था उस बैंड का। इट वाज बेसिकली अ मेटल टाइप ऑफ बैंड, फ्यूजन रॉक मेटल बैंड, ओके। सो अपना बीच में जब ये हुआ था IIIT वाला, तो मेरा थोड़े बहुत हो गए थे झगड़े वगैरह, तो आई गॉट सब सेपरेटेड फ्रॉम द बैंड, और उन लोगों ने अपना किया अलग से परफॉर्म। बात दो, मेरे बिना वो नहीं जीते और मैं उनके बिना जीत गया सब, तो वो चीज़ थी। बट हाँ, मेरा वो बैंड था,
टूटा कोई दिक्कत नहीं, मैं वो नाम आज तक कर रहा हूँ कैरी। मैंने अभी रिसेंटली एक बैंड बनाया दोबारा मेरे सीनियर्स के साथ ही मिलके, सब अच्छे खासे प्रोफेशनल उस पे लेवल पे। सो रिक्रिएट करा, सेम नाम दिया, एंड अभी तो यही है कि बस कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं चालू DU के, यही करेंगे। As the name signifies, House of the Fallen, yeah, राइज करेंगे from the ashes. फ्रॉम द एशेस, Interesting. ठीक है, सो जस्ट ऐसे एंडिंग नोट्स में आई वांट टू आस्क ऐसे बस 2-3 ऐसे रैपिड फायर क्वेश्चंस, और एक लास्ट में मतलब एक क्वेश्चन और मैं अभी पूछ लेता हूँ। वो ये है कि व्हाट डू यू थिंक कि म्यूज़िक ने और क्रिएटिविटी ने आपकी जो डे टू डे लाइफ है उसके अंदर हाउ इट हैज़ हेल्प्ड यू? हाउ इट हैज़ हेल्प्ड मी, देखिए सबसे पहली चीज़, मैं घर से जाता हूँ कॉलेज, आना जाना मिला के मेरा 4 घंटे का है रूट। द्वारका का कॉलेज है वो नजफगढ़ के पास है, उससे कुछ नहीं कहो। तो वही चीज़ है, 4 घंटे में बंदा बहुत कुछ कर सकता है। सो क्रिएटिविटी मतलब मैं ऐसे कि गाने बैठे बैठे बन रहे हैं मेट्रो में, मेरे पे जब लैपटॉप होता है मैं बीट भी बना लेता हूँ बैठे बैठे वहीं पे। अब ये नहीं फर्क पड़ता लोग कितना शोर कर रहे हैं, क्या दोनों कानों में लगाए, बस वहीं पे गाने बन जाते, सब हो जाता है। एंड एक ये होता है कि जब आपको मालूम है ना कि आपको इस चीज़ में आगे बढ़ना है, तो आपको एक्सप्लोर करना पड़ता है। आपको जितनी एक फील्ड की नॉलेज होगी, आप उतना ही एक्सपैंड कर पाओगे उस चीज़ को। तो वही है, गाने सुनो, बैठ के लिखो, एक्सप्लोर करो। एक थोड़ा सा वियर्ड क्वेश्चन ये है, जब आप मेट्रो में बैठ के ट्रैवल कर रहे होते हो, बिकॉज इट यूज्ड टू हैपन विद मी, ऐसे was it just me, और ऐसे do you also like to ऐसे observe people, ऐसे not in a creepy way, but to see कि कौन क्या कर रहा है, how they are, you know, किसको ये घर पे लड़ाई चल रही है, someone is crying, someone is very happy, someone is dancing also. Like जब मेरे को ऐसे मेरे को एक बार क्या हुआ था कि खाली मेट्रो थी, दूर से आवाज़ आई हाँ, मैं कहा क्या हुआ, तो मैं थोड़ा पास चला गया ऐसे देखने के लिए। तो मैंने देखा एक अंकल फ़ोन पे ऐसे दुकानदार होंगे कोई, वो लड़ रहे हो कस्टमर से ये वो वगैरह। एक बीच में वीडियो वायरल हुई थी, अगर आप लोगों ने देखी हो तो, एक बूढ़े अंकल मेट्रो में बीड़ी फूक रहे थे, मेरे सामने की बात है वो। अच्छा भाई वो चीज़ बहुत, दिल्ली मेट्रो इज सुप्रीमेसी, दिल्ली मेट्रो इज सुप्रीमेसी। कुछ भी दिख जाएगा आपको यहाँ पे, अलग अलग प्रकार के जानवर हैं, सब दिखेंगे आपको। ठीक है, सो जाने की जरूरत नहीं है। Perfect. I used to ऐसे do that. I thought I was alone. No. It's good to know. Yeah. So just ऐसे end में आते हैं कोई rapid fire questions, जैसे your favorite rapper अभी current Bella. Okay. He's from India. He's from India. Delhi. ठीक है. Your favorite song? Right now my favorite song Afsane by Youngsters. अच्छा. They are from Pakistan. अच्छा, nice. And why? Like the poetry they use, like Youngsters are a duo of Talha Yunus and Talha Anjum. उनके गाने इतने हद रिलेटेबल होते हैं ना, लाइक उन पे हर जॉनरा के लिए उन पे है एक गाना। आप जैसे अब तलहा अंजुम है, उसको उठा लो कभी भी, कोई सा भी आपका मूड हो, उसके गाने चला दो, हर मूड हर जॉनरा पे उसके पास एक गाना है। दे आर वेरी वर्सेटाइल, वो बहुत सही लगता है मुझे बंदे। ठीक है, नाइस। ऐसे योर फेवरेट ऐसे इंस्ट्रूमेंट टू क्रिएट बीट्स विद? फेवरेट इंस्ट्रूमेंट टू क्रिएट बीट्स, लाइक बीट्स के लिए तो एक ही होता है कि लाइक आप ड्रम्स की आपको होनी चाहिए नॉलेज। ऐसे रिदम्स वगैरह कर रहे हो तो हाँ, आई प्रेफर गिटार। मेरा वही है, मैं 4th से कर रहा हूँ गिटार, तो हो गया। ठीक है, perfect. So I guess that brings us to the end of our podcast. It was a pleasure having you, Pranil. It was such an experience to have you. And अगर आप अपने जितनी भी ऑडियंस देख रही है उसको आप अगर बोलना चाहते हो, you know, कि how music has helped you, या फिर और क्रिएटिविटी आप प्रमोट करना चाहो, कुछ एडवाइस देना चाहो अपने लिसनर्स को, to the audience that might listen to this podcast, watch this podcast. मैं इतना ही बोलूँगा इन सबको कि भाई ड्रीम बिग, जितना बड़ा सोचोगे, अगर तुम छोटी सी जगह पे रह के कर रहे हो ना, तुम्हें एक्सपैंड करना पड़ेगा। जब तक एक्सपैंड नहीं करोगे ग्रोथ नहीं मिलेगी। ऑलवेज ड्रीम बिग। एक अचीवमेंट अगर आपने सेट कर रखी है, अचीव कर लिया, आगे बढ़ जाओ। ये कर दिया, इससे बड़ा चाहिए। वो भूख होनी चाहिए कि यार चाहिए मुझे, वो थ्रोन चाहिए। करते रहो बस, सब हो जाएगा। That's amazing, bro. That's amazing, and I guess this is like only ऐसे आज तो हमारे बस ऐसे फर्स्ट ऐसे हमने लेयर अनवील करी कॉन्वर्सेशन की। Where I want to do ऐसे so many podcasts with you and want to talk to you so much, both on camera, off camera. Off camera, yeah. So yeah, hopefully see you again sometime. Sure. ठीक है, sure, done. Thank you so much. Pranil, अगर आप हमारी ऑडियंस को अपने, we will attach the links below, but do subscribe to his YouTube channel. You can stream my music on YouTube. My channel name is Pranil Bhardwaj, and the same goes for my Spotify account.
यू कैन गो देयर एंड स्ट्रीम माई सॉन्ग्स। बाकी इनको भी करो सब्सक्राइब यार, बहुत बढ़िया लोग हैं। ठीक है, फॉलो अस ऑन सिम एंड सिमी। या